नमस्कार, आप देख रहे हैं खुल के और स्पोर्ट्स अड्डा पर मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के एक कबड्डी एकेडमी में। जी हां, एनईए कबड्डी एकेडमी है और इसके ओनर विशाल पाल हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि इस एकेडमी की खासियत क्या है। विशाल जी, कबड्डी एकेडमी जी, कहा जाता है कि तमाम एकेडमीज और उसमें क्रिकेट एकेडमीज ये बहुत जगह संचालित होती हैं, लेकिन कबड्डी की एकेडमीज ये ख्याल कब से आया और कब से संचालन इसका हो रहा है और इसकी खासियत क्या है? सर कबड्डी हमारे लिए हमारा जो है बहुत पुश्तैनिक पुराना गेम है, जो कि आज एक मॉडर्न तरीके से निकल के आया है, जिससे मिट्टी से मैट तक का सफ़र कबड्डी ने तय किया है। और आज कबड्डी ऐसा गेम है जो बड़े-बड़े स्पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहा है। इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा टाइम चल रहा है, कबड्डी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। इससे अच्छा आज तक कभी कबड्डी में हुआ नहीं। इसमें प्रो कबड्डी लीग चल रही है, जो बहुत बड़ी लेवल पे सक्सेस रही है। युवा कबड्डी सीरीज़ चल रही है। अब तो वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है इंडिया की। तो हमारे यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर पार्टिसिपेशन करने के लिए इसमें आगे बढ़ रही है और अपना करियर बना रही है। यानी आप कह रहे हैं कि ये कबड्डी 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 ये आवाज अब बहुत ज्यादा आ रही है और क्रिकेट भी एक तरीके से कहा जाए तो एक पैरेलल उसके कोई ना कोई गेम यहाँ सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लीग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। संचालन इसका कब से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कॉन्सेप्ट था दिमाग में आपके? सर मैंने जो अपनी एकेडमी है रिसेंटली चालू अभी 6 मंथ से करी है चालू। और मैं एक साल हुआ है मुझे अभी नोएडा एजुकेशन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ पीटी टीचर मैं ज्वाइन था। फिर बच्चों के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा मैंने कबड्डी के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा एकेडमी का सेटअप करना चाहिए ताकि बच्चों को और आगे सक्सेस मिले। फिर हमने रिसेंटली अभी केवीडी जूनियर चलता है, प्रो कबड्डी का छोटे बच्चों का गेम जो चलता है केवीडी जूनियर करके, उसमें हमारी टीम पार्टिसिपेट करी और सेमीफाइनल तक खेली हमारी टीम। और रिसेंटली एक एसएफए चैंपियनशिप करके आता है, जो कि नेशनल गेम से टाई अप है। एसएफए एक कंपनी है प्राइवेट, उन्होंने अपना एक प्राइवेट एसएफए चैंपियनशिप निकाला है। उसमें हमारा स्कूल ऑल ओवर चैंपियन बना है पूरी दिल्ली में, जिसमें मैंने 6 की 6 टीम उतारे थे और मेरी 6 की 6 टीम विन आई है। क्या बात है! इससे जो है हौसला बढ़ता है। इससे जब आप एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उस तरफ कदम आप आगे और तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन विशाल जी, कई मुश्किलें भी सामने आती हैं। क्या शुरुआत में आप लोगों को भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जी सर, एक प्लेयर की लाइफ थ्रू आउट लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है। इंजरी से रिलेटेड रहती है, फाइनेंस से रिलेटेड रहती है। कभी बच्चे आते हैं, कभी नहीं आते। एग्जाम के टाइम पे जैसे होता है, बच्चे सारे चले जाते हैं, मतलब टीम पूरी बिगड़ जाती है। एक जैसे पैकेज बनता है ना टीम का, तो अगर उसमें से मेन प्लेयर अगर चला गया, 1-2 प्लेयर भी चले गए, तो टीम थोड़ी सी डगमा जाती है। उस तरीके से प्रैक्टिस उसकी नहीं हो पाती है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है प्लेयर्स को फॉर्म करने में। और देखिए, आवाज भी यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। बच्चे बहुत उत्साहित होकर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कबड्डी में तो अपना एक ये ट्रेडिशनल ये गेम है और इसमें अगर इस तरीके से भारत आगे बढ़ता रहे तो ये लाजवाब कहा जा सकता है इसे। लेकिन क्या बच्चे यहाँ पर कोई संख्या भी उनके लिए निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है, या फिर कोई भी बच्चा आता है यहाँ पर उसको आप यहाँ पर कोचिंग देते हैं? नहीं सर, मैं मैक्सिमम 24 ईयर्स तक हमने लिमिट रख रखी है बच्चों के लिए। जो 24 साल के बच्चे तक हम तैयार करते हैं यहाँ पे। और कोई संख्या भी उनकी कि हम 20 बच्चे, 30, 50, 100 कुछ ऐसी संख्या भी बैचेस डिसाइड कर रखे हैं कि जूनियर बैचेस इस टाइम से इस टाइम तक चलेगा, गर्ल्स इस टाइम से इस टाइम, सीनियर इस टाइम से इस टाइम। तो उसमें कितने भी बच्चे आके पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और क्या बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि उनमें क्या गुण है, क्या वो कबड्डी खेल सकता है, या फिर आप उनके हुनर को पहले से ही निखारना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम जैसे भी हो हम तुम्हें निखार देंगे, क्योंकि एक गुरु, एक कोच कम से कम यही काम करता हुआ दिखाई पड़ता है? सब दिख जाता है बच्चे में, बच्चे का पोटेंशियल स्टार्टिंग में दिख जाता है, किस बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत करनी है, किसका क्या प्लस पॉइंट है। अगर इसको इस तरीके से टैकल करेंगे तो ये ऐसे इंप्रूव करेगा अपना, तो उस बच्चे में दिख जाता है। अच्छा, बच्चा जब आता है कबड्डी यहाँ सीखने के लिए, तो क्या वो बोलता है कि कबड्डी में हमें किस पोजीशन पे खेलना है, या फिर आप लोग उसमें जो उसकी क्षमता देखते हैं उसके हिसाब से खुद उसे सिखाते हैं? सर जैसे कि फ्रेशर आता है, फ्रेशर को नहीं पता होता कि उसे रेड करनी है, डिफेंस करना है। उसके इम्प्रूवमेंट के हिसाब से हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो एक एज अ रेडर ज्यादा बेटर करेगा, एज अ डिफेंडर ज्यादा बेटर करेगा। तो उसे जस्टिफाई जब करेंगे जब उसकी परफॉर्मेंस निकल गई। बिल्कुल, जैसे कोई अगर कबड्डी सीखना चाहे
अपने घर में अगर वो कहेगा कि भाई हम टीवी देख देख कर हम मैच सीखना चाहते हैं, हम कबड्डी खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन वो एकेडमी में आता है, तो आपको लगता है कि वो दौर और एकेडमी में आने के बाद आप लोग उसमें क्या बदलाव लाते हैं? सर एक मिनट, मेरे को ये समझ में नहीं आया, एक बार वो जो अपने घर में वो शुरुआत करता है क्योंकि इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट तब वो कबड्डी जो है वो खेलना चाहता है या सीखने लगता है वो, लेकिन वो एकेडमी में आने के बाद किस तरीके से डेवलप होता है, आप लोग इसके लिए क्या करते हैं? सर हम उसके लिए उसके फिजिकल एबिलिटी पे वर्क करते हैं, जैसे कि स्टेमिना, स्ट्रेंथ। कबड्डी एक ऐसा गेम है जिसमें स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब कुछ एक पैकेज बॉडी के अंदर होना चाहिए, तब आप एज अ प्लेयर कबड्डी के बन सकते हैं। तो हम उनकी स्ट्रेंथ पे भी वर्क करते हैं, स्टेमिना पे भी वर्क करते हैं, एजिलिटी, एबिलिटी सब पर वर्क करते हैं, तब जाके एक अच्छा प्लेयर बन तैयार होता है। और जब स्टैमिना की बात होती है, फिटनेस की बात होती है, तो बहुत सारे दूसरे गेम्स में और वैसे भी लोग जिम की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी सिर्फ जिम की तरफ जाए या फिर आप लोग कुछ अलग से फिटनेस का सेशन चलाते हैं? सर हमारा फिटनेस का भी सेशन चलता है जिसमें कि हर्डल्स रनिंग होती है, मतलब एक कंप्लीट बॉडी फिटनेस होती है जो हम यहाँ पे कराते हैं। मतलब सिर्फ वेट से हमारा काम नहीं चलता, वेट तो स्ट्रेंथ के लिए चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा अगर हमें कोऑर्डिनेशन वर्कआउट जैसे स्किल्स होती है, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, किसी भी स्किल मतलब किसी भी टेक्निक को अगर हमें परफेक्ट बनाना है तो उस टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं उस स्पेशल टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम वो परफॉर्म कराते हैं बच्चे से, बार बार कराते हैं ताकि वो उसमें परफेक्ट बने। और स्टैमिना के लिए भी करते हो क्योंकि बहुत समय तक कबड्डी कबड्डी और सांस का भी कहते हैं कि बहुत सारा इसमें रोल है। सर सांस का तो अब खैर जो मॉडर्न कबड्डी है उसमें रह गया, वो मतलब टाइम में कन्वर्ट कर दिया है, 30 सेकंड की रेड कर दी है, पहले सांस तक का रहता था। तो अब 30 सेकंड में आपको कबड्डी कबड्डी बोलना है, लेकिन आप बीच में सांस ले सकते हैं, लेकिन आपका जो कंटिन्यूटी है कबड्डी कबड्डी बोलने का एक ही रिदम में होना चाहिए, कभी फास्ट कभी स्लो नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बारे में तो कन्नौज स्पोर्ट में और ज्यादा जानेंगे, लेकिन क्या टाई-अप्स भी हैं आपकी एकेडमी के दूसरे एकेडमी से या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि यहाँ से ज्यादा एक्सपोजर अगर मिले तो ये अच्छा होता है किसी भी एकेडमी के लिए, किसी भी संस्था के लिए? नहीं सर, अभी तो मेरी एकेडमी नहीं है, न्यू रिसेंटली मैंने ओपन करी है, अभी कोई टाई अप तो नहीं है मेरे, लेकिन हाँ जहाँ मौका मिलता है हमारे बच्चे वहाँ परफॉर्म करने जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अभी एज अ यूपी नेशनल में मेरी बच्ची है आरुषि, उसको मैंने ट्रायल दिलवाया, मतलब उसका मतलब परफॉर्मेंस तो इतनी नहीं अच्छी रही, लेकिन हाँ उसने नेशनल के ट्रायल में मैंने जाके बच्चों को खड़ा करा, उसे पता चला कि हाँ वो किस लेवल पर है, अभी उसको कितनी मेहनत करनी है। तो मतलब यहाँ से बच्चे जाते हैं एज अ ट्रायल पे जाते हैं, कंपटीशन पे खेलने जाते हैं, उससे उन्हें पता चल जाता है कि वो कितने लेवल पर है, अभी उन्हें कितना इम्प्रूव करना है, ये उन्हें पता चल जाता है। बिल्कुल, उसी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक्सपोजर मिले बच्चों को यहाँ पर कि आप किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले जैसे मुश्किलों की बात हुई, जब आप कुछ शुरुआत करते हैं और काफी सफर आगे बढ़ जाता है, उसके बाद मदद के लिए भी हाथ आगे आते हैं। क्या आप लोगों की तरफ भी मदद के हाथ बढ़े हैं? क्या आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी गवर्नमेंट संस्थाओं से मदद मिलती हुई दिखाई पड़ी है? आप लोग उम्मीद भी कर रहे हैं उसकी? सही सर, मेरे को बहुत बड़ी जो उम्मीद मतलब हेल्प मिली है वो मेरे स्कूल से मिली है, स्कूल मैनेजमेंट से मिली है, मेरी टीम नोएडा एजुकेशन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिली है। उन्होंने मुझे मैट प्रोवाइड कराया, सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए, तो उन्होंने बहुत बड़ा रोल है सर एनईए मैनेजमेंट का मेरे मतलब कबड्डी के अकेडमी में। अच्छा, बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं कई बार जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा पाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए फीस वगैरह भी है। तो आप लोगों की फीस क्या है? कुछ गरीब जो बच्चे हैं क्या उनके लिए डिस्काउंट है? किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? नहीं सर, मैं एज ए कबड्डी प्लेयर भी रहा हूँ, तो मैंने भी बहुत चीज़ें देखी हैं, मतलब जो ये बात सच है जो फाइनेंशियल ठीक नहीं है वो मतलब प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसके लिए मेरे अकेडमी में मोस्ट वेलकम है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन पेरेंट्स एग्री करने के बाद। अगर कोई भी ऐसा बच्चा आ जाएगा कि मैं फाइनेंशियल वीक हूँ, पहले उसकी पूरी पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे, तब जाके उस बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे, कितना इंटरेस्ट है उसमें, तब जाके उसे हम अकेडमी में एंट्री करते हैं। यानी कि जो डिजर्विंग बच्चा हो, जिसमें इंटरेस्ट भी हो, तो उसकी तरफ जो है आप इस तरीके से मदद के हाथ बढ़ाते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाते हैं, जो मौके उन्हें मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं और फिर मायूस होकर रह जाते हैं और इंडिया भी एक टैलेंट से वंचित हो जाता है। एक और मुश्किल जो आती है, वो आती है जैसे अभी एग्जाम की बात कर रहे थे, पढ़ाई की बात आती है कि भाई पढ़ते लिखते हुए फिर बच्चे आगे बढ़े तो अच्छा है, ये खेल कूद में कहाँ जा रहे हैं? तो आप लोग कैसे इस चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? आप बच्चों के पेरेंट्स से, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो पेरेंट्स से रिलेटेड आती है, क्योंकि भाई वो यही सोचते हैं कि अब कोई भी पेरेंट्स है यही सोचेगा उनका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, कहाँ खेल कूद में जा रहा है।
तो अब वो मॉडर्न मतलब ये एरा ये पिछले ऐसा नहीं रहा। अब स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा टेक्निक आ गई है, मतलब बहुत लेवल अप हो गया है, जिसमें कि बच्चे बहुत अच्छे कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। कुछ नहीं, एज अ कोच एनआईएस कर सकता है बच्चा, नहीं तो फिजिकल एजुकेशन में जा सकता है बच्चा, जर्नलिज्म कर सकता है बच्चा। तो मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी जॉब है जो आप कर सकते हो, रेप्यूटेड जॉब है जो बच्चा कर सकता है। जो पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करते बच्चों को, पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा बनाते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक गार्जियन आए मेरे पास, सर आप क्यों बुला रहे हो बच्चों को पेपर के बीच में, बच्चा पढ़ नहीं रहा है और अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, ये दिन भर खेलता रहता है, घर पे भी कबड्डी कबड्डी करता रहता है। तो मैंने बोला मैम आप उसके जुनून को देखिए, वो जुनून अगर पढ़ाई में ना लाके वो जुनून, वो केवीटी जूनियर खेल के आया है रिसेंटली और सेमीफाइनल तक गया है। इस उम्र में वो सेमीफाइनल तक गया है, 11 साल की उम्र में। सोचो अगर वो और बड़ा होगा और आगे करेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो मैंने अभी उन्हें वही समझाया। तो पेरेंट्स की बड़ी दिक्कत आती है सर। जब छोटी उम्र के होते हैं, जब नीचे की क्लासेस में होते हैं, तब तक तो बच्चे यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, लेकिन जहाँ हायर एजुकेशन की बात होती है उस समय जो है वो छोड़ने लगते हैं। क्या इसको लेकर भी आप लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है? सर स्ट्रेटेजी क्या है, पेरेंट्स से अगर सर किसी की नहीं चलती, पेरेंट्स बोलना है तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई आज की डेट में सर मैंडेटरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को 12th पास करना पड़ेगा, किसी भी स्पोर्ट्स में जाने के लिए भी अगर उसे स्पोर्ट्स में जाना तो उसे 12th तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। तो पढ़ाई मैंडेटरी है और मेन भी है आज की डेट में पढ़ाई, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी अब पढ़ाई का रोल आने लगा है, क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू वगैरह होता है मोस्टली इंग्लिश में बात करी जाती है, एजुकेशन से रिगार्डिंग बात करी जाती है। तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई खेल भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए, इसको लेकर संतुलन बिठाते हैं? आपने अपने जो टाइमिंग रखी हुई है? जी मैं जैसे स्कूल जो बच्चे हैं जो जिनका ट्यूशंस लगा हुए हैं, मतलब वो ट्यूशन के बाद मतलब स्कूल के बाद अकेडमी नहीं आ पाते, उनका ट्यूशंस रहता है, तो मैं उनको एज ए स्कूल टाइमिंग के तुरंत बाद में उनको ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर देता हूँ। चाहे मेरे पास 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तब भी मैं उन्हें ट्रेनिंग कराता हूँ, क्योंकि उनका टाइम कंज्यूम की मुझे पता है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है सर। तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि एक बच्चा भी अगर है वो समय दे रहा है, तो अगर गुरु उस पर समय दे तो वो निखरता है और उसे लगता है कि समय उसका जाया नहीं हो रहा है। एक और बात आती है कि आज के दौर में बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, और ये एक मेंटल गेम भी होता जा रहा है फिजिकल के अलावा। उसको लेकर क्या मेंटली किस तरीके से ग्रूम हो, आप लोग कुछ करते हैं, कुछ इंतजाम किया आप लोगों ने? सर मेंटली तो यही है, बच्चा कितना एक्टिव है, उसे मतलब सारे रूल्स मेजरमेंट सारी मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज गेम की अगर पता है तो वो मेंटली प्रिपेयर है, वो मेंटली गेम खेल सकता है। अगर उसे ये चीज़ पता ही नहीं है करना क्या है, किस लेवल पे खेलना है, मतलब कुछ टेक्निक्स स्ट्रेटजीज अगर उसे नहीं पता है, थ्योरेटिकल नॉलेज, तो वो थोड़ा बहुत दब जाता है। अगर उसे सही सारी चीज़ें पता रहती हैं, मतलब माइंड गेम जिसे कहते हैं, माइंड गेम खेलना, माइंड गेम उसे अगर पता है तो वो गेम निकाल ले जाता है। बिल्कुल, माइंड गेम, और ये अब हर एक स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। अगर यहाँ से आपसे कहे कि एकेडमी का टारगेट अभी फिलहाल अगर क्या है और अल्टीमेट टारगेट क्या है, तो क्या कहेंगे? सर अगर ये टारगेट तो मेरे ये जो मेरे जूनियर्स जो आ रहे हैं यहाँ से, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बच्चे हैं, उन्हें प्रो कबड्डी तक मेरा पहुंचाने का टारगेट है। और जो बच्चे अभी खेल रहे हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल तो खिलाना ही खिलाना है। बस मेरा जो मेन टारगेट है वो प्रो कबड्डी में मेरे जूनियर बच्चे जो आ रहे हैं उन्हें मुझे प्रो कबड्डी तक पहुंचाना है। चलिए, अब उम्मीद है कि आपका ये टारगेट पूरा होगा और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है इन बच्चों पर फख्र करेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।